बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ दिया गया है 100 मिली हेनरी इंडक्टर, 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 15 ओम रेजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। नालायको, कैलकुलेट इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, करंट एट रेजोनेंस एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वेल वेरी इजी। क्या क्या दिया हुआ है सब चीज़ों को नोट डाउन करो सबसे पहले। एंड दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम स्टेट बोर्ड। तो इंडक्टेंस दिया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लिखना। 25 माइक्रोफैरेड R 15 ohm in series to a 120 ERMS 120 volt frequency 50 hertz। तो आपको सबसे पहले क्या पूछा गया है? इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस और करंट एट रेजोनेंस और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। वेल दैट्स वेरी वेरी इजी। सबसे पहले चलो बताओ, इम्पेडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस कितना होगा, है ना? Z इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो Z इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो 15 ओम रेजिस्टेंस रहेगा। तो एट रेजोनेंस Z इज इक्वल्स टू कैपिटल R, दैट इज इक्वल्स टू 15 ओम। सेकेंड सवाल, IRMS क्या रहेगा? IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z। व्हाट इज ERMS? 120 अपॉन Z, दैट मीन्स 15। कितना होगा ये? 15 4 8, तो 8 एम्पियर्स। ओके, फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये मत लिख डालना, ये अलग है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है ना? तो अपने को निकालना पड़ेगा 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC से। चलिए करो कैलकुलेट फिर। वन अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ L, व्हाट इज L? 100 मिली हेनरी। मिली को क्या लिखेंगे? 100 इंटू 10⁻³ यानी कि 0.1। 25 माइक्रोफैरेड 20, अरे यार 2.5 हो जा रहा हो, ठीक है? तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.3182 और ये हो जा रहा है अंडर रूट ऑफ 2.5 इंटू 10⁻³ 1/2 318.2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2.5। चलिए करिए कैलकुलेट, कितना आ रहा है? It should be 100.65 हर्ट्ज, ये वैल्यू आना चाहिए। इज इट? टाइम पे आया करो रे। 100.65 हर्ट्ज, देखो कैलकुलेशन, अंडर रूट ऑफ 2 पॉइंट, इट विल बी 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई बाय 2 पॉइंट समथिंग या 3 पॉइंट समथिंग आएगा, और फिर उसके बाद 3182 से 8.2 से डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा। नेक्स्ट, again a question from state board. A 100 ohm resistor is connected to a
220 volt 50 hertz supply. What is RMS value of current in the circuit? What is net? ये तो ये हो चुका ना शायद से पहले, ये सिर्फ आर सर्किट का हो जा रहा. आई थिंक ये हो चुका पहले भी. ये रेजिस्टिव सर्किट का है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट का लग रहा है मेरे को. गलत आ गया इसके अंदर, ये चेक कर लूँ मैं. हाँ हो गया, ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था. ये सबसे स्टार्टिंग में सबसे सेकंड नंबर का क्वेश्चन था. ये गलत आ गया क्वेश्चन, ये रिपीट हो जा रहा. एकदम स्टार्टिंग में सेकंड नंबर का क्वेश्चन था. अलीज़ा कब आएगी टाइम पे? नेक्स्ट, a sinusoidal voltage of peak value 283 volt and frequency 50 hertz is applied to a series LCR circuit in which capital R equals to 3 ohm, comma, capital L is equals to 25.48 millihenry and capital C is equals to 796 microfarad. First stop. Find the impedance of the circuit. Impedance of the circuit. Next, the phase difference between the voltage across source and the current. Third, the power factor. Fourth, the power dissipated
in the surface, the power dissipated in the surface. भैया देखो 4 चीज़ें पूछी गई है, एक में 4 प्रॉब्लम है। क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया गया है पीक वोल्टेज E0 283 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी of AC source 50 Hertz, R 3 ohm, L 25.48 millihenry, 25.48 into 10 raised to power minus 3 Henry, capacitance 796 microfarad, 796 into 10 raised to power minus 6 farad। आपको बाकी सारी चीज़ें निकालना है, फिर लंबा चौड़ा है, मतलब अच्छा खासा कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसमें। तो चलो सबसे पहले इसमें बढ़ते हैं अपन। इम्पिडेंस Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल XL माइनस XC निकाल लो। XL माइनस XC इज इक्वल्स टू ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज 2 पाई F। ओके यार, और क्या हो सकता है? वैल्यू डालना ही पड़ेगा, डालना ही पड़ेगा। तो 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अच्छा 2 पाई एफ, 2 इंटू एफ यानी कि 100 एफ, 100 पाई इंटू एल कितना है अपना 25.48 into 10 raised to power minus 3, 0.48 into 10 raised to power minus 3। माइनस 1 अपॉन 100 पाई, कैपेसिटेंस कितना है 796 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6। अब चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जाएगा, मतलब लंबा जाएगा कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। सब अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व किया हुआ है इसने, ये सब अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करके इसका आंसर 5 ओम आया है। जैसे 25.48 को 25 लिया गया है ना, 796 को 7.9 में कन्वर्ट करके 8 लिया गया, तो ये पूरा अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करके इसका आंसर 5 ओम आया हुआ है इस तरह से। तो खैर ठीक है, आप ये इस्तेमाल कर लो। ये सॉरी ये एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू, नॉट एक्सएल माइनस एक्ससी की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है। एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू जो है वो 4 ओम आई है। Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आंसर आया है 5। ये Z की वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेशन में 5 आई है। तो फिलहाल ये तो अप्रॉक्सीमेट में ही लिख डालो। आई डोंट थिंक सो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाता है इसमें। अगर आ भी गया
तो लॉग बुक से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। ये अप्रॉक्सीमेट ले लो, इसको 0.2548 कर डालो। 0.2548 करेंगे तो, या फिर चलो 25 कर डालो, 25.48 को 7, इसको 7.96 करो, और 7.96 को क्या करेंगे आप 8 करेंगे, और 8 करके सॉल्व करेंगे। तो फिर उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद ये आ जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है पूछा गया, फेज डिफरेंस। फाई क्या होता है, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, क्या था वो, XL माइनस XC अपॉन R। tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC कितना बताया मैंने, 4, R कितना 3, 4/3, ऑपोजिट साइड 4, एडजेसेंट साइड 3, कौन सा एंगल है ये, ऑपोजिट साइड 4, एडजेसेंट एंगल साइड 3, कौन सा एंगल 53 डिग्री। अरे बोले सर ये क्या बातें कर रहे हैं, अरे 3 4 5 ट्रायंगल भूल गए, है ना, 3 4 5, 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, और ये 90। तो ऑपोजिट साइड 4, एडजेसेंट साइड 3, तो कौन सा एंगल हुआ ये, 53 डिग्री। नेक्स्ट, तेरी तो अगला क्या पूछा हुआ है सवाल अपने से, द पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर बताओ, R/Z। तीसरी चीज पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल्स टू R/Z। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, 3 है ना, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z, 5, दैट स्टैंड्स फॉर हाउ मच, 0.6। तो ये हमारा पावर फैक्टर हो जा रहा। नेक्स्ट क्या है आपके पास, द पावर डिसिपेटेड इन द सरफेस, यानी कि एवरेज पावर। एवरेज पावर पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi, यानी कि पावर फैक्टर। ओके, डू आई नो ERMS, ERMS तो है तुम्हारे पास ना, 283 वोल्ट। अरे मेरे भाई IRMS की मसला है, IRMS निकालना पड़ेगा, ERMS अपॉन Z। तो उस चीज़ के लिए आपको IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z। देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल्स टू, फिर हो जाएगा ERMS का स्क्वायर अपॉन Z इंटू cos phi। अब ERMS कितना अपने पास, 283, उसका स्क्वायर अपॉन Z कितना है अपने पास, 5 इंटू 0.6। करो भैया क्या आ रहा देखो, आंसर शुड बी 8008.9 वैट। दिस शुड बी द आंसर। ठीक है, स्टेट बोर्ड के हिसाब से नीट के लायक नहीं है क्वेश्चन ये। हाँ, मगर मेथडोलॉजी पे फोकस करना है। ओके, तो ये करेक्शन कर लीजिए। और अब हमारे पास अगला क्वेश्चन सामने इस तरह से दिया हुआ है, 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, 0.10 Henry inductor and a 25 ohm resistor are connected in series with the AC source whose EMF is given by। गिवन क्वांटिटीज लिखिए सबसे पहले। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, बोलो बोलो भाई, क्या क्या दिया हुआ है। कैपेसिटेंस की वैल्यू सबसे पहले 25 माइक्रो फैरेड, 25 इंटू 10⁻⁻⁻6 फैरेड, एंड इंडक्टेंस ऑफ 0.10 Henry, a resistor of how much, 25 ohm, connected in series with AC source। और ये EMF की इक्वेशन दी गई है 310 sin of 314t वॉल्स। क्या क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी,
रिएक्टेंस एक्सएल, एक्ससी, इम्पिडेंस, करंट, IRMS और फेस एंगल फाइ। पूरा खानदान पूछ डाला उसने, है ना। फ्रीक्वेंसी भी पूछ लिया, एक्सएल भी पूछ लिया, एक्ससी भी पूछ लिया, इम्पिडेंस भी पूछ लिया, IRMS भी पूछ लिया और फेस एंगल भी पूछ डाला उसने। अच्छा है, आना चाहिए कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब एक मिनट, ये शायद से मैंने इक्वेशन गलत लिखा, 314 है ना, मैं 14T लिख दिया, 314 इंटू टी। हाँ वेल, चलिए तो सबसे पहला कैसे निकालेंगे आप? हाँ, ये वैल्यू को किससे इक्वेट करेंगे? ओमेगा से। अरे भाई मुझे बताओ, ईएमएफ की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? E0 साइन ओमेगा टी, हाँ या ना। अब ये अगर ये वाला फैक्टर जो है टी के साथ जो मल्टीपल में है उसको मैं ओमेगा से इक्वेट करूँगा। ओमेगा को लिखूँगा 2πf, फिर कैंसलेशन के बाद मुझे पता चल जाएगा कि f की वैल्यू क्या, आई थिंक 50 हर्ट्ज आने वाली है शायद से, है ना। फिर उसके बाद एक्सएल तो ओमेगा सी से आ जाएगा, 1/ओमेगा सी से आ जाएगा, और एक्ससी नहीं, एक्सएल ओमेगा एल से आ जाएगा, ओमेगा सी, एक्ससी जो है 1/ओमेगा सी। अच्छा आंसर बता रही है। चलो देखते हैं एक एक करके 1 by 1। सबसे पहले है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 314, तो 2πf इज इक्वल्स टू 314, तो ये 1 जा 100 जा, है ना, क्योंकि पाई 3.14 होता है, तो f इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। पहला आंसर 50 हर्ट्ज। नाउ द सेकंड वन, एक्सएल निकालना है। एक्सएल विल बी हाउ मच? ओमेगा एल, ओमेगा इज हाउ मच? 314। व्हाट अबाउट एल? 0.10, यानी कि 31.4 हेनरी। ये आ गया एक्सएल। फिर आएगा एक्ससी, 1/ओमेगा सी, 1/314, 25 इंटू 10⁻⁻6। 2 0 इसको दे दूंगा मैं, 3.14, और इसको भी 2 देता हूँ, 0.25, बचेगा 10⁻⁻2। समझा क्या, है ना। तो 1/3.14 कितना होता है? 0.3182। 0.25 क्या होता है? 1/4, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, इसको ऊपर लेके जाओ, ये +2 हो जाएगा, है कि नहीं? तो वो करो 31.82 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो कितना आ रहा है एक्सी। कितना आ रहा? (31.82 multiply by 4) 127.28 127.28 ओम। अरे हो, हेनरी क्यों लिख रहा मैं? ओम, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सएल और ये एक्ससी आ गया, सॉरी। अब अपने को क्या निकालने का है? आपका जेड। जेड क्या होगा बेटा? √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 25, उसका स्क्वायर 625, प्लस ज़रा बताओ कि एक्सएल माइनस एक्ससी कितना होगा? (127.28 माइनस 31.4), ये हो जाएगा 95.88, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में 96 पकड़ लो, और 96 का 96 स्क्वायर हो जाएगा 9216। मैंने अप्रॉक्सीमेशन में लेके सॉल्व किया ये 9216। अब 9216 को ऐड करेंगे आप 625, ये हो जाएगा 9841। (9841) वो हो जाएगा 99.20।
99.2 ओम, ये हो जाएगा Z इम्पिडेंस। ये आ गया आपका, ये था तीसरा, ये हो गया चौथा। इम्पिडेंस निकालना था। अब निकालना था IRMS। इधर ध्यान दो रे। IRMS क्या होगा? ERMS अपॉन Z। अच्छा, ERMS क्या होगा? E0 अपॉन √2 अपॉन Z। अब E0 कितना है देखो बेटा, 310, 0.7071 अपॉन 99.2। 310 मल्टीप्लाई बाय 0.7071 डिवाइडेड बाय 99.2, ये हो जाएगा 2.2, 2.21, 2.209 हो रहा, तो 2.2 बोल सकता हूँ मैं इसको। ये हो जाएगा IRMS 2.2 एम्पियर। अब बचा क्या अपना फेस एंगल आखिर में, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC अपॉन R, या XC माइनस XL जो भी बोलेंगे अपन, tan इनवर्स ऑफ, व्हाट इज द डिफरेंस? कितना आया था डिफरेंस ये? सॉरी 127.8 माइनस 31.4, 96.4, 96.4 डिवाइडेड बाय R कितना है? 25। 96.4 डिवाइडेड बाय 25, 3.856। tan इनवर्स ऑफ 3.856। अब इसका लॉग बुक से आगे सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग बुक लाया किसी ने? जिसके पास है वो लॉग बुक निकाले। नेचुरल टेंजेंट के पेज पे जाओ। नेचुरल टेंजेंट, हाँ 3 पॉइंट उधर होगा कहीं 45 से आगे, उधर के पेज पे। हाँ देखो 3.856 से नियरेस्ट नंबर कौन सा है? इधर बेटा, उधर 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 टेबल, यहाँ पर 1 पॉइंट से स्टार्ट होता ना, बताओ इतना। 2.3.8887 8 5 3.8 क्या है अपने पास? 56 ना, मतलब ये चाहेगा सबसे नियर 75.5 डिग्री अराउंड। तो अप्रॉक्सीमेशन में ये आएगा 75.5 डिग्री। और रही बात, अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे को नीट में आया, पहली बात तो आंसर तुम्हारे को, आंसर जो है तुम्हारे को ये जो वैल्यूज़ रहेंगे ऐसे रहेंगे जो इजीली कैलकुलेट हो, और जिससे एक कुछ अपन नोन नंबर्स आएंगे तुम्हारे सामने। यानी मान लो 1 आ जा रहा, tan इनवर्स ऑफ 145 डिग्री होता, तो समवॉट लाइक दैट उसके तक आंसर आ सकते हैं। और अगर सपोज करो ऐसा भी नहीं आया तो फिर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे को ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री एंड 75.5 डिग्री। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? तो अब वो तुम कैसे पता लगाएंगे कि वो 75.5 डिग्री होगा? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 45 के आगे, tan इनवर्स ऑफ सॉरी tan ऑफ 45 के आगे, नॉट इनवर्स, tan ऑफ 45 के आगे जो वैल्यूज़ आती है वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट आती है। अब अगर तुमको एंगल्स 4 एंगल दिया, 15, 25, 30, 75, 15, 25, 30, 75, वो पूछा, उसने बोला कौन सा वाला सही होगा इसमें? तो मैं बात जानता हूं कि 15, 25 और 30 अगर मान लो इन सब के आंसर 0 पॉइंट में आने वाले हैं। 45 डिग्री के नीचे के जितने भी एंगल है उनके आंसर्स 0 पॉइंट में आने वाले हैं, और ये आंसर 0 पॉइंट में है क्या? 3 पॉइंट में। मतलब ये जो भी एंगल होगा 45 डिग्री से ज़्यादा का होगा, बड़ा होगा।
तो ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने जज किया कि भैया वो 75.5 डिग्री होगा। तो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में, नीट एग्जाम में, कि भैया आपको कैलकुलेट नहीं करना है, अंदाज़ा लगाना है ना, एग्जैक्ट कैलकुलेट करते नहीं बैठने का है। ठीक है, लिखो। चलिए बेटा, सामने आपके अगला क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैरेड। 100 माइक्रोफैरेड, अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, and inductance of 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt 50 hertz AC source। बहुत आसान क्या RMS वैल्यू ऑफ द करंट पूछा गया है। आसान तो है, मगर उसके अंदर Z कैलकुलेट करना थोड़ा सा अपने लिए भारी जाने वाला है, क्योंकि IRMS निकालने के लिए वाहिद एक ही फॉर्मूला आ जाता, फिर ERMS अपॉन Z। ERMS तो है तुम्हारे पास, 110 चिल्ला के बोल दिया उसने। Z निकालना पड़ेगा। Z के लिए फिर आपको √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, पहले XL और XC कैलकुलेट करने में फोकस करते हैं। XL क्या रहेगा? ओमेगा L है ना, ओमेगा L यानी कि 2 पाई F इंटू L, यानी कि 100 पाई इंटू L कितना बेटा? 0.5, यानी कि ये हो जा रहा 50 पाई। 50 पाई यानी कि 50 इंटू 3.14, 50 इंटू 3.14। बोलो भैया 3.14 का 50 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है? $157। तो ये हो जाएगा 157 ओम। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वंस अगेन 1/2 पाई एफ सी, 1 ओमेगा सी होता है ना, तो 1/2 पाई एफ सी, 1/2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना है बेटा? 50। सी कितना है? C 10⁻⁻⁴। देखो 1/3.14 होता है 0.3182। 2 इंटू 50 हो जाएगा 100। 100 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा 10⁻⁻²। वो जाएगा ऊपर 10⁻+2 हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर 31.82 ओम। ये हो गया XC। XL माइनस XC क्या होगा फिर? देखो 157 माइनस 157 माइनस 31.82, 125.18, 125.18 ओम। अप्रोक्सीमेशन में इसको 125 ओम भी बोल सकते हैं। तो ठीक है, देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। व्हाट अबाउट R? 50, यानी 50 का स्क्वायर प्लस 125 का स्क्वायर है ना। तो 50 का स्क्वायर क्या होगा? 2500। तो और 125 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 15625 प्लस कितना है अपना 2500, ये हो जाएगा 18125। अब √18125 इट विल बी 134.63 ओम। ये हो जाएगा Z।
IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन Z। 110 134.6। ये हो जा रहा 0.81 एम्पियर्स। दिस इज द आंसर। ये स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस थे। अब बढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, लेफ्ट साइड का लिखना पोर्शन हो गया आपका सभी का। A series LCR circuit with capital L equals to 0.12 Henry, comma, capital C is equals to 480 nanofarad. बड़े दिनों के बाद आया ये नैनो। कैपिटल R is equals to 23 ohm is connected to a 230 volt variable frequency supply। फुल स्टॉप। अब चीज़ें इसकी कैलकुलेट करेंगे अपन। क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द सोर्स, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। वो सोर्स फ्रीक्वेंसी का पता लगाओ जहां पर करंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। obtain maximum value of current। एनसीईआरटी में सिर्फ ऑप्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू करके दिया है, मैंने उसको सॉर्ट आउट करके बता दिया, ऑप्टेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। What is the source frequency for which average power is absorbed by the circuit is maximum। Average power absorbed by the circuit is maximum। Full stop। Obtain the
value of this maximum power. Obtain the value of this maximum power. Full stop. D. For which frequencies, अबे कितने frequencies निकालना चाहेगा अरे, of the source is the power transferred to the circuit half the power at resonant frequency. क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? ठीक है, what is the current amplitude at these frequencies? What is the current amplitude at these frequencies? Question mark. And the last thing, what is the Q factor of the given circuit? What is the Q factor of the given circuit? तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है ना, ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी वैल्यूज़ निकालना है, बहुत खोज खाज के ढूंढ ढांड के निकालना है, देखकर ही लग रहा है वो डिटेल्ड है। तो इसने पूछा है आपसे व्हाट इज़ द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच द करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। क्या लगता है करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? किस फ्रीक्वेंसी पे करंट का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब इन शॉर्ट वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। 1/2 पाई √of LC, 1/2 × 3.14 √of L कितना है अपने पास? 0.12 और 480 × 10⁻⁻⁹ 1/3.14 है, 0.3182 डिवाइडेड बाय 2। अब चलो ये देखते हैं। (0.12 मल्टीप्लाई बाय 480 इज इक्वल्स टू 57.6। ये जो पार्ट है पूरा का पूरा ये हो जाएगा √of 57.6 × 10⁻⁻⁹, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5.76 × 10⁻⁻8 बोल सकता हूँ उसका। अच्छा ठीक है, तो 10⁻⁻8 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 और वो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻4 अपॉन √of 5.76, तो √of 5.76 इट विल बी 2.4, तो 0.3182 × 10⁻4 और ये इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 2.4, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 4.8। अरे इधर ध्यान दो रे,
0.3182 डिवाइडेड बाय 4.8, ये हो जाएगा 0.06629, 0.06629 इंटू 10⁴, 1 2 3 4, 3 डिजिट के आगे दूंगा मैं, तो 662.9 हर्ट्ज़ यानी 663 हर्ट्ज़, 663 हर्ट्ज़ हो रहा है इसका आंसर, 663 हर्ट्ज़ इसका आंसर होगा। अब तुम्हारे पास क्या आ गया, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। तुमको क्या कैलकुलेट करने का, करंट, कौन सा वाला, मैक्सिमम करंट। अब मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे अपन, तो आई मैक्स इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आर। तो सेकेंड आई मैक्स इज इक्वल्स टू ई आर एम एस अपॉन आर होगा बेटा, क्योंकि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी z इज इक्वल्स टू क्या होता है, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, z इक्वल्स टू आर, तो इसीलिए ई आर एम एस अपॉन आर करेंगे अपन। अब अपने पास ई आर एम एस है, कितना है 230, आर कितना है 23, है ना, तो ई आर एम एस 230 अपॉन 23 कितना हो गया वो, 10 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। आया समझ में? These are first two answers. इससे 14.1 एम्पियर क्यों बोला? अच्छा पीक वैल्यू बोला क्या उसने? एम्पलीट्यूड पूछा ना उसने, हाँ बराबर, मतलब पीक वैल्यू। ये IRMS है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IRMS। नहीं समझा तुमको? अरे भाई मुझे एक बात बताओ, वो याद है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का खेल? इधर ध्यान दो रे। क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है, मगर कौन सा करंट, IRMS करंट। ये क्या होता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होता है, IRMS करंट। नहीं समझा? अरे मेरे भाई, आपको LCR सर्किट याद है क्या? तुमको कुछ याद नहीं रहता। यहां से करंट फ्लो हो रहा है ना, पूरे सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हो रहा, IRMS। यहां पर कितने कंपोनेंट्स से उसको अपोज करने वाले, 3। कौन कौन से, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, करंट के फ्लो को अपोज कर रहे है ना, यानी IRMS की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, उसकी स्पीड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। बात समझ रहे क्या तुम? फिर क्या हुआ, हमने बोले भैया हमको तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए करंट भी IRMS करंट ज़्यादा चाहिए होगा, तो बोले सर्किट में अपने को ये तीनों का रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा। सिर्फ रेजिस्टर का ही रेजिस्टेंस रहने देंगे अपन, बाकी सबका रेजिस्टेंस अपन कैंसल आउट करेंगे। तो फिर अपन ने क्या करे थे, इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में सेट किए थे, तो फिर करंट क्या हो गया था, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। अरे भैया मगर वो पीक वैल्यू बोले तो कौन सी पीक वैल्यू, I0 नहीं है, वो अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू अलग है। नहीं समझ रहे तुम बात को, तुम बहुत ही कंफ्यूज हो रहे। क्या हो रहे यार, एक पीक वैल्यू एक ही तो बात हो रही, वो नहीं रे मेरे भाई, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IRMS अलग अलग है ना। पीक वैल्यू अलग है, अल्टरनेटिंग करंट जाता ना, देख यहाँ से जो करंट दौड़ रहा है यूं 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 दौड़ रहा है ना, मैं बोलता हूँ देखो ठीक है, करंट की वैल्यू बढ़ रही कम हो रही, बढ़ रही कम हो रही, रिएक्शन चेंज हो रही, बढ़ रही कम हो रही, कम हो रही है ना। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे कैलकुलेशन के लिए कोई एक वैल्यू चाहिए। अगर मुझसे पूछेगा भैया ये सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, मैं ये थोड़ी बोलूँगा अभी है ना 100 एम्पियर, नहीं अभी 120 एम्पियर है ना, नहीं 140 एम्पियर, 150 नहीं 220 एम्पियर। मैं ऐसा बोलते बैठूंगा क्या, बार बार वैल्यू बदलते बैठूंगा क्या? नहीं, कैलकुलेशन के लिए मैं एवरेज नहीं, जूते से मारूंगा बेटा, एवरेज बोलेंगे तो एवरेज बहुत अलग चीज़ है ना। तो मैं बोलूँगा कैलकुलेशन के लिए मुझे एक फिक्स वैल्यू चाहिए कि भैया मैं बोलने के भैया इसमें इतने इतने सर्किट इतना वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, तो अपन ने चूज़ किए थे, अपन ने पहले वही ट्राई करके देखे थे एवरेज वैल्यू, याद है ना। और एवरेज वैल्यू वाला अपन ने सर्किट DC सप्लाई लगा के देखे थे, क्या हो गया था, लाइट क्या हो रहा था, डिम चल रहा था। तो बोले भैया ये एवरेज वैल्यू काम का नहीं। फिर अपन ने ढूंढ ढांड के एक वैल्यू निकाले, कौन सी, RMS वैल्यू। अपन ने बोले कि हाँ यहाँ पर मस्त चल रहा है एकदम, तो RMS वैल्यू है ना जो हम वो लोग वैल्यू चूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब ऐसा है कि मान लो अचानक से कुछ हुआ कि सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो गया। सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया,
कम हो गया, तो तुमको नहीं लगता ये सिग्नल अब ऐसा ऐसा जाएगा? मतलब अब पहले के मुकाबले और ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा, और ज़्यादा वैल्यूज उसकी कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है ना। अब मैं बोलूँगा तुम देखो, ये है आपका, ये जो होता पीक वैल्यू होता, ये पुराना वाला पीक वैल्यू, ये नया वाला पीक वैल्यू। बात समझे क्या तुमने? ये नया वाला, पुराना वाला पीक वैल्यू, ये नया वाला पीक वैल्यू। अपने को ये नया वाला पीक वैल्यू पूछा हुआ है। ये क्या पूछा है? नया वाला पीक वैल्यू। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नया वाला IRMS निकालना पड़ेगा कि अच्छा जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, जब सर्किट में रेजिस्टेंस सबसे कम हो गया, उस वक्त अब नया वाला IRMS क्या है? तो बोले पता चला नया वाला IRMS 10 एम्पियर है। नया वाला IRMS क्या है? 10 एम्पियर है ना। तो बोले ये क्या था फिर? तो बोले अब देखो क्या है सर्किट में, अगर अभी तो IRMS दिया हुआ नहीं है, IRMS दिया हुआ नहीं है। अगर कोई और IRMS दिया हुआ होता तो वो कब का होता? कोई अलग सिचुएशन का होता है जहां पर इंडक्टर कैपेसिटर वो भी क्या कर रहे हैं? रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। मगर आपको याद है कि अपन सर्किट को किस सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सर्किट को किस सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? इन दोनों का रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसका रेजिस्टेंस बाकी रह जाता है? रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बाकी रह जाता है। हाँ या ना? ठीक है। तो मतलब अब इस वक्त में क्या होगा? करंट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू का फ्लो होगा। तो देख करंट बहुत ज़्यादा उछल उछल के फ्लो होने लगा, है ना। करंट पहले ऐसा हल्लू 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 जा रहा था, अब यूं 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 करके जा रहा, एकदम तेजी से जा रहा है ना। अब मैंने पता लगाया, अच्छा करंट को बड़ा जोश आ गया, अब उछल उछल के जा रहा है। अब करंट की नई वैल्यू क्या है? नई वाली मैक्सिमम IRMS वैल्यू क्या है? IRMS की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? तो मैंने पता लगाया, वो भैया वो ऐसा ERMS अपॉन R करे 10 एम्पियर पता लगाया। फिर कोई पूछेगा ये 10 एम्पियर क्या है? तो IRMS की मैक्सिमम वैल्यू है ना। मतलब इसका जो ये नया वाला जो सिग्नल अब आ रहा होगा ऐसा उछल उछल के, तो इसका IRMS आया होगा ये 10 एम्पियर, है ना। मगर उसने मुझसे क्या पूछ लिया? क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़ो। कह रहे ऑब्टेन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। मुझे IRMS का तो चलो मिल गया, मगर मुझे करंट का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? पीक वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I0, तो ये हो जाएगा I max को मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से। अरे बोले ये √2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अरे देखो भैया IRMS क्या होता है? I0 अपॉन √2। तो I0 क्या हो जाएगा? IRMS इंटू √2। देखो याद रखो, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IRMS करंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ IRMS करंट है। मुझे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या चाहिए? पीक करंट। तो वो कैसे निकालूंगा? I max को √2 से मल्टीप्लाई करके। तो चलो ठीक है भाई, I max क्या है? 10, 1.414 एम्पियर, यानी कि 14.14 एम्पियर। तो ये मेरे पास आ गया पीक वैल्यू ऑफ करंट, 14.14 एम्पियर। ठीक है। तो चलो ये तो हो गया पार्ट कंप्लीट, ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे को जाना है तीसरे पार्ट पे। व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम? ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। अच्छा चलो ठीक है, मैक्सिमम पावर की वैल्यू चाहिए आपको। ओके, देखो सोर्स फ्रीक्वेंसी जब पावर मैक्सिमम रहेगा, थर्ड वाला पार्ट, जब पावर मैक्सिमम रहेगा तब की सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? किसी भी सर्किट में अगर मैं पावर का फॉर्मूला या जैसे एवरेज पावर का फॉर्मूला लगाऊं, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या आता है? ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। याद आया ना, डिस्कस अपन ने किए थे। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला रहेगा। अच्छा चलो बताओ, मैक्सिमम एवरेज पावर अपने को कब मिलेगा? फिर मैक्सिमम एवरेज पावर अपने को कब मिलेगा? जब कॉस फाई की वैल्यू 1 होगी। अरे हाँ या ना? एवरेज पावर ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ERMS, IRMS एंड कॉस फाई। मैं ये जानता हूं जब कॉस फाई इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। अरे तुम नोटिस नहीं करते? अरे हर इक्वेशन में जब भी साइन या कॉस आता
तो अपन बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए उसकी वैल्यू को अपन क्या इक्वेट करते हैं 1। अब यहाँ एवरेज पावर के फॉर्मूले में आया कि नहीं आया, है ना? तो मैं बोलूंगा एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू तेरे को कब मिलेगा? तो बोले भैया एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू जो मिलेगा वो मुझे तब मिलेगा जब cos phi की जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, 1 हो गई है। cos phi की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। अच्छा ठीक है, cos phi 1 हो गई, पावर फैक्टर 1 हो गई। ऐसा कौन से सर्किट में होता है रे पावर फैक्टर 1 होता? मैं इसीलिए लिखा रहा था ना, कुछ लोगों को मैं लिखा रहा था, लिख नहीं रहे थे, प्रॉपर्टीज भी लिखा रहा था मैं। एक काम करो, निकालो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के प्रॉपर्टीज निकालो। चलो एक बार पूरे प्रॉपर्टीज फिर से पढ़ो, मामूली चीजों को इग्नोर करते तुम। पूरी प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ लो, पहले मन से अच्छे से पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ लो, कोई बीच में नहीं वर्ड करेगा। पूरी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लो। बाबू पलटा पलटा, अब देख वहां कहीं होगा। नहीं लिखा नहीं होगा ना, कल तूने लिखा था, कहाँ लिखा था? वो क्या लिख रही प्रॉपर्टीज, सीरीज रेजोनेंट सर्किट की प्रॉपर्टीज। पढ़ो पढ़ो यार, तुम यार नालायक ही रहेंगे यार। साल खत्म होने आ रहा, गोबर के गोबर ही है। पढ़ो प्रॉपर्टीज, अच्छे से पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो, ऐसा समझ के पढ़ो कि बायोलॉजी पढ़ रहे। पढ़े? अब उसमें कुछ खास तुमने नोटिस किए कि एट रेजोनेंस वो पूरे रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। एट रेजोनेंस पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी म्हणजे क्या है 1, यानी cos phi की वैल्यू 1 आएगी तब तुम्हारा एवरेज पावर मैक्सिमम रहेगा। यानी सर्किट उस वक्त कौन सी कंडीशन में रहेगा, रेजोनेंट कंडीशन में रहेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे मेरे भाई, तुमको याद है प्रॉपर्टीज में कई सारी लिस्ट डाउन किया था, मामूली बातें जो तुमको चिल्लर लग रही थी, तुम नोट करना भी गवारा समझ नहीं रहे थे, मगर उसमें बहुत कीमती बातें छुपी हुई थी। उसमें क्या बोला गया कि जब सर्किट रेजोनेंस पे रहेगा पावर फैक्टर क्या रहेगा, यूनिटी, यानी कि 1 रहेगा। अब इसी चीज को थोड़ा बातों को लिंक करो ना रे, जासूसी दिमाग लगाओ ना, है ना। एवरेज पावर बोले मैक्सिमम है, ये कब होगा, जब cos phi 1 होगा, cos phi 1 होगा तब एवरेज पावर मैक्सिमम होगा। ओके, ये बात को साइड में रखो। अब ये बात पर ध्यान रखो, वापस आओ कि जब सर्किट रेजोनेंस पे होता है, जब सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो पावर फैक्टर 1 होता है, जब पावर फैक्टर 1 होता है। अब जरा बात को लिंक करो ना इधर कि यहां सर्किट जब रेजोनेंस पे होगा पावर फैक्टर 1 होगा, जब पावर एवरेज पावर मैक्सिमम होगा पावर फैक्टर 1 होगा। मतलब सिंपली एट रेजोनेंस पावर एवरेज पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नहीं कर पाएगा? नहीं फिर से बोलो, है ना। नहीं आया, कई लोगों के बल्ब नहीं जले, इसीलिए बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी रेस करो, है ना। तुम जितना फिजिक्स से मैथ्स से पीछे भागोगे ना, ऐसे झामले जैसे बैठे रहेंगे, है ना। पूरा ध्यान दो अच्छे से, पूरा फिर से देखो। मैंने क्या बोला, एवरेज पावर मैक्सिमम कब होगा, जब पावर फैक्टर यानी कि cos phi की वैल्यू क्या होगी 1, उस वक्त एवरेज पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। प्रॉपर्टी में हम लोग ने क्या पढ़े थे, एट रेजोनेंस, जब सर्किट कहाँ होता है, रेजोनेंस पे होता है, तो पावर फैक्टर क्या होता है, 1 हो जाता है। यहाँ पावर फैक्टर 1 कब हुआ, जब सर्किट रेजोनेंस पे था। वहाँ पावर फैक्टर 1 कब हुआ, जब एवरेज पावर मैक्सिमम था। इसका मतलब जब सर्किट रेजोनेंस पे होगा एवरेज पावर मैक्सिमम होगा। अब समझा कि नहीं समझा? अब अगर नहीं समझा मैं अपना सर फोड़ लूंगा यार। फोड़ो सर, फोड़ो, बिल्कुल फोड़ा है ना, तो बोलेंगे। तो भैया सिंपल सी बात, ये कहने की बात, तुम ये जो बोल रहे हैं ना एवरेज पावर मैक्सिमम रहेगा, जब तुम ये कैलकुलेट करें तो ऑलरेडी सर्किट उस वक्त कहाँ पर है, रेजोनेंस पे। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो अपन पहले निकाल के बैठे हुए,
663 हर्ट्ज। यानी कि ये जो बात पूछ रहा तुमसे कि कहाँ पूछा रहे उसने, थर्ड वाले, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी, तो सोर्स फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, अभी भी वही रहेगी जो पहले थी, है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा द सोर्स फ्रीक्वेंसी, द सोर्स फ्रीक्वेंसी will remain same, that is f is equals to 663 हर्ट्ज। भैया देख ये नीट का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, इसके टुकड़े करके तुमको पूछ सकता है नीट में। ये जो अपन अलग अलग पूछ रहे हैं ना, इनमें से कोई एक चीज़ नीट के अंदर आ सकती है। आया क्या समझ में? चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सोर्स फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या है, 663 हर्ट्ज है। साथ ही साथ तुमसे क्या पूछा उसने, एवरेज पावर। अब एवरेज पावर क्या आएगा भैया, एवरेज पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज पावर, ERMS इंटू IRMS। अच्छा ERMS कितना था रे, मैंने मिटा दिया यार मैंने, 230 और IRMS फॉर एट रेजोनेंस कितना था, 10, 2300 होना चाहिए यार वैट, 2300 वैट, इट शुड बी 2300 वैट। लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। नहीं इधर नहीं, हाँ बराबर है, 2300 वैट। यह आ गया हमारा, कौन सा आंसर है, थर्ड वाला आ गया। चलो अब आते हैं चौथे के पीछे। For which frequency of the source is the power transferred to the circuit half of the power at resonant frequency? For which frequency of the source, यानी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, देखिए पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ ऑफ द एवरेज पावर ऑफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओ भैया ये तो फॉर विच फ्रीक्वेंसी पूछा गया है नई वाली, फॉर विच पावर जो है हाफ ऑफ द पावर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी वही एवरेज पावर मैन मैक्सिमम। अरे बाब इसमें तो मेरे को लग रहा कि लंबा चौड़ा जाएगा ये तो कैलकुलेशन। ये वाला पार्ट देखता मैं, मुझे ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। ये वाले पार्ट को अपन कल देखेंगे इसको। मैं आगे का वो जो पार्ट है क्यू फैक्टर पे चले जाता हूँ डायरेक्ट, ये पार्ट देखना पड़ेगा मुझको एक बार। चलो क्यू फैक्टर पे जाते हैं अपन। क्यू फैक्टर का क्या था रे, एक्सएल अपॉन आर है ना, ओमेगा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल बाई सी। ध्यान देते, एक था एक्सएल अपॉन आर, आर है अपने पास है ना, कौन सा वाला चुनते अपन, एक है एक्सएल अपॉन आर है, एक है एक्स सी अपॉन आर, और एक है आपका 1 अपॉन ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल बाय सी। मुझे लगता है कि ओमेगा एल वाला चुनो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये वाला ओमेगा एल अपॉन आर 2 पाई एफ एल अपॉन आर, तो 2 इंटू पाई यानी कि 3.14। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, $663 अपॉन आर कितना है, नहीं एल कितना पहले 0.12 और आर कितना है 23, 21.7 करके कुछ आंसर आना चाहिए। क्यू फैक्टर परसेंटेज में है क्या ये शायद से 21.7। मैं चेक करूँगा इसको पूरा अच्छे से, क्योंकि आंसर तो 0 to 1 आना चाहिए ना। क्यू फैक्टर तो शायद से परसेंटेज में ही है। टू मल्टीप्लाई बाय 3.14
मल्टीप्लाई बाय 663 मल्टीप्लाई बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 23 नहीं ठीक है क्यू फैक्टर लिखो 21.7 परसेंटेज में नहीं फ्रैक्शन में चाहिए फ्रैक्शन में 21.7 मतलब 21 गुना ठीक है लिख दोगे